अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल की जद में है। पंजाब जो कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में भी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, इस वक्त शदीद मसाइल से दो चार है। सैलाब ने जहां सैकड़ों इंसानी जानें निगल ली हैं, वहीं पंजाब के लहलहाते खेत भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। मानसून की बारिशों के बायस पंजाब में अब तक 104 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, 45,70,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 4700 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब हैं। पंजाब में बारिशों के बायस नुकसान का सिलसिला जारी है। ऐसे में PDMA पंजाब ने मानसून के 11वें स्पेल का भी अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 16 से 19 सितंबर के दौरान दरियाओं के बलाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। नाजरीन, पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने में बज़ाहिर मुतहरिक तो नजर आ रही है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में लोग अभी तक शिकवे शिकायत कर रहे हैं। कहीं लोग खुले आसमान तले रातें गुजार रहे हैं तो कहीं खाना तक मुयस्सर नहीं। सैलाबी पानी इंसानी बस्तियों में खड़े रहने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। सैलाबी पानी में फंसे बेयारो मददगार लोग पंजाब हुकूमत के दावों को कैसे मुस्तरद कर रहे हैं, मुलाहिजा फरमाइए। हुकूमत हमारे को जो है परेशान कर रही है, हम इतना तंग हैं। 2-3 दिन से अपनी मदद से ही हम अपने सारे काम कर रहे हैं और इस टाइम हमारे पास हुकूमत नहीं है। हुकूमत आती है तो देखकर पीछे चली जाती है। एसी को हमने कहा, एसी ने सीधा ही जवाब दे दिया। ना लहले मोहल्ला सारे लोग जड़े ना आप चंदा वगैरह इकट्ठा करते ये बंद बधेंदे पे हैं। इतों दी कोई इंतजामिया कोई हुकूमत कहीं किस्म का कोई तावा नहीं किया। ना कोई खाना दे रहे, ना कोई पानी, ना कोई तंबू, ना कुछ भी नहीं दे रहे। ना गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग कोई सहूलियत नहीं, बस जो कुछ भी आप खुद कर रहे हैं। रिहाइश है, ना खावना है, ना पीवना है, ना कुछ है नहीं सबको सहूलत मिल रही पई। हुकूमत को मेहरबानी करे, साढ़े वाले ज़रा एक्शन करे, शो यो करे, साड़ी मेहरबानी करे। इतना आवाम इतली है तंग है। ना दूध मिले, ना रोटी, ना पानी, कुछ ऐसा तंग बैठे हैं। ना कैंप देते ना कुछ ऐसा बैठे हैं में। एक तरफ लोग पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत उन लोगों के दावों को यकसर मुस्तरद कर रही है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी कोई मदद को नहीं आया, किसी का इनखला हुकूमत ने नहीं किया, सब लोग जो है वो प्राइवेटली कर रहे हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरा गिला है कि ये नामुनासिब है। पंजाब में सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद अवाम के शिकवे और हुकूमती दावे तो जारी हैं। ऐसे में इत्तेहादी हुकूमत में भी दरारें पड़ चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले ज़रई एमरजेंसी का मुतालबा सामने आया तो अब BISP फंड से रिलीफ देने पर भी जोर दिया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने पंजाब हुकूमत की सारी कारकर्दगी को टिकटॉक तक महदूद करार दे सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मुबैना करप्शन का इल्जाम भी आयद कर दिया है। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से कैसे निमट रही है, अवाम के शिकवे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्जामात दुरुस्त हैं या हुकूमती दावे, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सैलाब की वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है ये बड़ी दिल दहला देने वाली है, और अगर मैं बात करूं कि लोगों का जिस तरह जानों का नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, लोगों की फसलें तबाह हुई, लाइफ स्टॉक जो है वो तबाह हो गया, हाउ डू यू सी दिस? आप क्या समझती हैं कि हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद की दाद रसी कर पाएगी? बहुत शुक्रिया आपके जो है मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, यकीनन ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक क्लाइमेट चेंज की जो एक शिकार पंजाब हुई है, जिसमें एक ही टाइम पे तीनों दरियाओं के अंदर जो सैलाब आया है और उसके साथ साथ जो 10 स्पेल 4 महीने का मॉनसून जो है उसने यकीनन उसमें इजाफा किया, और जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से जो पानी आ रहा था और जो इंडिया ने जो है वो पानी हमारी तरफ भेजा, इसमें यकीनन ये एक ऐसी आफत थी जिससे अगर पंजाब हुकूमत टाइमली प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाती और तैयार ना होती तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता था कि जिसको शायद बयान भी नहीं किया जा सकता। अभी यकीनन लोगों की तकलीफ बहुत है। अपना घर छोड़ना, अपनी जो है वो अपने सामने जो है वो अपनी चीज़ों को तबाह होते हुए देखना, ये आसान बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ फिगर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक जो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आता है ना मीडिया की तरफ से कि जी कुछ नहीं हुआ, सब लोग जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं और किसी को जो है वो देखा नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा नामुनासिब है। इस वक्त हमने और इंसानों के साथ साथ हमने जानवरों को भी लाखों की तादाद में जो है वो रेस्क्यू किया है। इसके अंदर जो टोटल इस वक्त जो हमारे मोज़ाजात हैं
وہ کوئی 4700 کے قریب 4700 جو موضاجات ہیں وہ اس کے اوپر متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 45,74,000 افراد یعنی پونے 48 لاکھ آپ کہہ لیں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان میں سے 25,16,000 لوگوں کو صرف اور صرف گورنمنٹ نے ریسکیو کیا ہے۔ یہ کہنا کہ گورنمنٹ پہنچ نہیں پائی یا لوگ جو ہیں وہ متاثرین کے پاس کوئی نہیں پہنچا، یہ تھوڑا سا زیادتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، جس میں چیف منسٹر صاحبہ خود شامل ہیں، اور ایز اے ٹیم ممبر میں گواہ ہوں کہ نہ کوئی سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی تھی، نہ کوئی ٹائم کا کوئی کنسٹرین تھا، ہر وقت جو ہے وہ اس میں تھے کہ کیسے انسانی جانیں بچائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مویشی ہیں ان کو بھی جو ہے 20,20,000 جو ہے وہ جانور ان کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کو اس بات کا بڑا اچھے سے ادراک تھا کہ کسی جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پر مال مویشی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور مال مویشی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی ایک خاندان کو جو ہے وہ سروائیو کرنے کے لیے۔ یہ تمام جو ہے یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ابھی منگلا ڈیم ہے یا تربیلا ہے وہ 100% کے قریب جو ہے وہ بھر چکے ہیں، تو ایک آزمائش ہے جس سے ہم چیف منسٹر صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ پورے جذبے اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہی ہیں، اور ان کو یقیناً اگلی سٹیج پہ آپ نے میم بالکل درست فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن لوگوں کے اوپر پینک کی سچویشن ہے جن کے گھر سیلاب میں تباہ ہو گئے، کہیں نہ کہیں وہ پینک کی سچویشن میں ایسی ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں، ہمارے رپورٹرز بھی گئے ہیں کہ کچھ گلے ہیں گورنمنٹ سے ان کو۔ آپ اپنی جگہ درست فرما رہی ہیں کہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن جو اس وقت سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی سچویشن ایسی ہے کہ ان کے گلے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں کشتیوں کی بات کروں کہ لوگوں کو کشتیاں رینٹ پہ لینی پڑی ہیں، کسی کو 50,000 دینا پڑ رہا ہے، کسی کو 40,000 دینا پڑ رہا ہے، پھر کشتیوں پہ وہ جو آئی ڈی کارڈ مانگا گیا جس پہ آپ کی طرف سے جو ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ ان کی طرف سے بھی ایک آیا کہ نہیں آئی ڈی کارڈ مانگے، آپ اس وقت ہیلپ کریں۔ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن متاثرہ لوگ جو ہیں وہ بھی پینک کی وجہ سے، اپنی سچویشن کی وجہ سے ان کے گلے بھی ہیں۔ آپ کس طرح سے اس سب کو کوپ اپ کر پائیں گے جب اتنے زیادہ سچویشن ایسی اور ایک طرف سے اپوزیشن بھی کرٹیسزم کر رہی ہے جو کہ ان کو ایک موقع ملا ہوا ہے، آپ کے اتحادی بھی اس کے اوپر مطلب پوری اگر میں دیکھوں جو سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لوں، ٹویٹس دیکھ لوں، تو آپ کے اتحادی بھی کرٹیسائز بار بار کر رہے ہیں؟ سب سے آسان کام کرٹیسائز کرنا ہی تو ہے سوزین۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج ابھی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھوڑی دیر پہلے کہ آج جو ہے وہ گئے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گوہر صاحب، اور وہ اسی کیمپ کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ کا فلڈ کیمپ لگایا ہوا تھا اس کیمپ کے آگے کھڑے ہو کے وہ بریفنگ لے رہے تھے، اور بریفنگ لے کے وہ یہ جا وہ جا، اور اس کو جو ہے اس تصویر کو شیئر کرنا تشہیر نہیں ہے، لیکن اگر چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اگر خود جا کر جگہ جگہ پر خود لوگوں کو ریسکیو کرا رہی ہیں، امدادی سرگرمیوں کی خود نگرانی کر رہی ہیں، اگر وہ یہ ایک رپورٹ جو ہے میڈیا کے اوپر جب آئی کہ یہ بھی ہم میں سے لوگ ہیں نا سوزین، مجھے کہنے میں بہت تکلیف ہے۔ دیکھیے ان کے جو متاثرین ہیں ظاہر ہے ان کے گلے اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، اور اس وقت کوئی موقع نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ گلہ درست ہے یا نہیں، ان کے گلے سر آنکھوں پر، لیکن یہ ہم ہی میں سے لوگ ہیں نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب اچھا موقع ہے، چلے اس کے اندر جو ہے وہ جس کے پاس بھی کوئی کشتی ہے یا وہ کرائے پہ لے سکتا ہے وہ لے کے نکل لیا، اور اس نے وہاں پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا، تو اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے ودن فیو آورز اس کا نوٹس بھی لیا، اور اس وقت جو تمام ضلعی انتظامیہ ہے اس کو ڈائریکشنز ہیں کہ جتنی بھی جو کشتیاں ہیں پرائیویٹلی بھی ان کا کرایہ بھی ضلعی حکومت ادا کرے گی، کسی ایک سیلاب متاثر کو جو ہے وہ اس کا کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی فگرز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ رحیم یار خان جہاں اس وقت لیاقت پور کے بہت ہائی درجے کا سیلاب ہے، وہاں پر جو اس وقت بوٹ ایویکویشن جو کر رہی ہیں وہ 7,678 ہیں، اور یہ اس طرح جو راجن پور ہے اس کے اندر 400 کے قریب ہیں، ملتان میں یہ تمام جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور ہم نے اب جو نیوی ہے اس کے بھی جو ایک بڑے لنگر ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو چھوٹی کشتیاں ہیں اس میں یہ بھی ایک جگہ یہ فیکچولی موجود ہے، لیکن میرا مطلب کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، لیکن ایک یہ پرابلم ضرور رہا کہ بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود، بار بار گزارشات کرنے کے باوجود لوگوں نے گھروں کو خالی نہیں کیا۔ ایون جلال پور پیروالا کا سیلاب پہنچنے سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے خود
अपील भी की, उनकी जो है वो ट्वीट्स भी थी, उन्होंने ज़िला इंतजामिया को भी बहुत मुतहरिक किया कि लोगों को, और वो वहां पर ऐलानात करते रहे कि प्लीज जगह खाली कर दें, लेकिन ज़ाहिर है हम समझ सकते हैं कि अपना घर खाली करना बिल्कुल। इतना आसान नहीं होता। सो वो जब बहुत पानी पहुंचा तो यकीनन वो एक पैनिक सिचुएशन थी, और इन सब लोगों को अब अपने अपने घरों पे आबाद करना सुजैन, ये सबसे बड़ा मरहला है, बिल्कुल, आपने क्योंकि दुरुस्त लोग फरमाया। बहुत तवक्कुआत रखते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, और वो इन एक्सपेक्टेशंस का बोझ महसूस करती हैं। बिल्कुल। सो अभी वो इमदाद की जो बात हो रही है, अभी इमदाद शुरू ही नहीं हुई, और वो जो है इमदाद नहीं मिल रही, इमदाद नहीं पहुंच पाई, वो यकीनन उनके शायद परसेप्शन जो है वो, जाहिर है जिन लोग तकलीफ में बैठे हैं उनकी परसेप्शन ये है कि आज उनके घर को प्रॉब्लम हुआ है तो जो है कल ही सूरत हाल खाना, ठीक हो जाए। उनको शेल्टर, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें सर्वे होगा, इसमें फिर तखमीना जो लगाया जाएगा कि डैमेज, पार्शियल डैमेज घर है तो क्या करना है, टोटल डैमेज घर है तो क्या करना है, काश्तकारों को दोबारा आबाद करने के लिए एक अलहदा से एक जो है वो पूरी स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। तो ये इसके अंदर जो, और लेकिन सर्वे शुरू हो चुका है, जहां जहां पानी उतरा वहां पे ऑलरेडी सर्वेज हो रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहबा की हदायत है एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल इन सर्वेज को कंप्लीट किया जाए, ताकि लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो अपने घरों में दोबारा बसाया जा सके। बिल्कुल मैम, एक तरफ तो ये सैलाब के बाद जो अवाम है वो 50% गुर्बत की लकीर से नीचे आएगी, जिस तरह कि 2022 में 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो ये है कि 50 मिलियन प्लस का नुकसान है। एक तरफ तो हमारे ये नुकसानात हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट रिलीफ भी दे रही है, बिजली के बिल भी माफ़ किए जा रहे हैं, IMF से भी रुजू किया जा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड एज यू आर अ लॉयर योर सेल्फ, ख्वाजा साहिब का भी एक ट्वीट आया, ख्वाजा आसिफ साहिब ने भी उसके ऊपर अपनी लबकुशाई की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहिब ने जो बात की जजेस की, जो हम लोगों ने मतलब जो एक उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया जा रहा है कि उनके गार्ड्स भी होंगे, उनके साथ इतने गार्ड्स होंगे, अगर ओवरऑल देखा जाए, आई एम आस्किंग यू बिकॉज यू आर अ लॉयर एज वेल, कि अगर हमारा जो वर्ल्ड जस्टिस रूल इंडेक्स है, अगर उसकी हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त 129 नंबर पे आ रहा है आउट ऑफ 142। या तो हमारे जजेस इतने अच्छे फैसले करते हो, आपकी पार्टी बेहतर जानती है कि जजेस किस तरह से इस्तेमाल होते रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ भी फैसले आए हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी बहुत ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ रही हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली की तनख्वाहें हो या आप जजेस की मुराद की बात की जाए, एक तरफ हम एक गरीब मुल्क हैं, हम IMF से कर्जा लेते हैं, ऑन द अदर हैंड हमारे जो जजेस हैं या जो हमारे स्पीकर साहिब हैं या जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाउ डू यू सी दिस एज अ लॉयर? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को अभी जो आपने 500 अरब का जो आपने बात की, रफ एस्टिमेट अभी तक यही आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो नुकसान हुआ है, और ये चीफ मिनिस्टर साहबा का अज़्म है और उनका ये पूरा इरादा है कि बगैर किसी मदद के, बगैर किसी चीज के, ये तमाम वसाइल जो पंजाब के पास जो भी मौजूद हैं वो सब इसके अंदर लगाए जाएंगे। बाय द वे, अभी सिंध में वैसे सैलाब पहुंचा नहीं है, लेकिन वहां से आलमी जो है वो दुनिया के लिए मदद की अपीलों की जो है वो दरखास्त की गई है। लेकिन तो ये गिला वो आपकी जमात से भी करते हैं कि आप लोगों को भी चाहिए था कि आप UN में इसके लिए आवाज उठाते। बिलावल साहब कुछ नाराज दिखते हैं इस पे। नहीं, देखिए, ये बात एक और कंट्रोवर्सी में चली जाएगी, अभी मौका नहीं है, अभी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिसको मेरा दिल चाहता है रिस्पॉन्ड करने को, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। अभी इस वक्त जो हमारे सैलाब में घिरे बहन भाई हैं उनको कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं चाहिए, उनको कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए, उनको अपने मसाइल का हल चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ वो कर रही है। और मैं समझती हूँ कि तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड सोसाइटी के अंदर जो है हम सबको मिलके जो जो अपनी तौर पर हम कर सकते हैं। देखिए, सियासतदान हमेशा बहुत आसान होता है टू ब्लेम और सियासतदान के ऊपर बात करना। अब हर बंदा अपनी अपनी पर्सनल, मैं क्या कर रही हूं मैं जरूरी नहीं समझती कि उसको बताया जाए। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जो अपने अपने तौर के ऊपर भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन पंजाब के अंदर हमसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आपने देखा हो, वहां पे आपने देखा कि जो वहां पे हमारे शोबिस के लोग हैं, हमारी सेलिब्रिटीज जो वहां के थे, वो सब खुद बगैर किसी मदद की अपील के, बगैर किसी उसके, वो खुद अपने तौर पर आगे बढ़ के, और अभी भी हमारे पंजाब के अंदर भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, या हमारी जो एक्टर्स हैं उनमें से कईयों ने मुझसे भी राब्ता किया,
हमने उनको गाइड किया कि आप यहाँ जा सकते हैं अपनी जो है वो जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। सो ये सबको मिलजुल के होगा सुजैन, ये जी। और सोसाइटियां, कौमें जो है वो इन क्राइसिस में दूसरों की तरफ देखने की बजाय जो है वो खुद मिल के आगे बढ़ती हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा का यही अज़्म और इरादा है कि जितने भी वसाइल पंजाब के पास मौजूद हैं वो तमाम वसाइल जो हैं वो इन लोगों को अपने अपने घरों में बसाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। हमें किसी मदद की अपील करने की जरूरत नहीं है। ये जज्बा और ये हिम्मत जो है इसको काबिल तहसीन कहा जा चाहिए। सही। मोहतरम बिलावल साहब ने एक डिमांड की थी कि ज़रई एमरजेंसी लगा दी जाए, जो कि लग गई। अब वो कहते हैं कि BISP के फंड से भी सैलाब जर्दगान की जो है वो मदद की जाए। हाउ डू यू सी दिस? BISP के फंड से नहीं कहा उन्होंने, जी। उन्होंने कहा BISP के जरिए, यानी सारे पैसे जो हैं वो शायद उनका ख्याल ये है कि BISP को भेज दिए जाए, वहां से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे जो लोग मुतासिर हुए ये BISP के उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, और अगर नहीं है तो फिर BISP के जरिए इनकी इमदाद कैसे की जा सकती है? तो मैंने इसलिए गुजारिश की है आपसे सुजैन कि इस वक्त ना पॉइंट स्कोरिंग का और ना किसी जो है वो सियासी मुखालिफ के बात करने के जो है वो उसका जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त काम करने की जरूरत है जो पंजाब हुकूमत कर रही है। और मैं जरूर ये बात हाईलाइट करना चाहती हूँ कि पिछले एक तकरीबन 5 दिन से सीनियर मिनिस्टर जो है हमारी मरियम औरंगजेब विद 4 मिनिस्टर्स, वो इस वक्त तमाम सैलाब के इलाके में जहां जहां सैलाब मौजूद है, पहले वो जलालपुर पीरवाला में थी, फिर वो अलीपुर में थी, फिर वो अब जो है वो सैदपुर में गई हैं, और वो साथ साथ जो है जो मैक्सिमम इमदादी सरगर्मियां अपनी निगरानी में कराई जा सकती है, जहां पर भी कोई इंतजामी कोताही नजर आती है, कोई गफलत नजर आती है, उसको स्पेयर नहीं किया जाता। अभी जो जलालपुर के AC साहब हैं उनको इसीलिए रिमूव किया गया कि उनको बार बार चीफ मिनिस्टर साहिबा डेली मीटिंग लेती हैं, कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स की उनको पूछती रहती हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको बोट्स चाहिए, आपके पास है कि नहीं, आपको रेस्क्यू का अमला कितना है आपके पास। और AC साहब ने जो है बिल्कुल फ्लैग नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बोट्स की जरूरत है, उन्होंने नहीं कहा कि उनको किसी, उन्होंने कहा जी मेरे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद फिर जब ये सब हुआ और जब वो प्राइवेट कश्तियों वाला मामला सामने आया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको स्पेयर नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने ये हुक्म दिया कि जिले इंतजामिया खुद इसको टेकअप करेगी और खुद अब जो है वो उनके पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं अपनी रेस्क्यू की जो है हजारों कश्तियों के बावजूद। तो तनकीद करना आसान है, सोशल मीडिया पे बैठकर जो है फजूल गुफ्तगू करना, इल्जामात लगाना बहुत आसान काम है। इससे ज्यादा आसान काम दुनिया में कोई नहीं है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है। इस वक्त टाइम है अपने लोगों के साथ खड़े होना जो पंजाब हुकूमत कर रही है। पंजाब में हुकूमत के दावों और सैलाब मुतासरीन के हालात में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, और इस फ़र्क की निशानदही मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की जा रही है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत से क्या गिले शिकवे हैं, और क्या पंजाब हुकूमत वाकई आवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, जिस तरह से सैलाब आया हुआ है, आपका भी एरिया एक अफेक्टेड एरिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को कि क्या जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, क्या वो लोगों को बेसिक चीज़ें मुहैया करने में, बेसिक प्रोटेक्शन मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमदाद की जा रही है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोगों का जो नुकसान है उसको पूरा किया जा सके? एक तो बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत ही अहम मौजू पे मुझे दावत दी है बात करने के लिए। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमारा ज़िला कसूर ही सबसे पहला ज़िला है जहाँ से सतलुज दाखिल होता है। तो अभी तक सतलुज की तबाहकारियाँ जो हैं वो आपने देखी हैं, वो जारी हैं। लेकिन पहली बात, बिलावल साहब तशरीफ़ लाए थे कसूर, उन्होंने किसानों से मुलाकातें की और बात की उनसे। उन्होंने बराह रास्त अपने मुतालबात सामने रखे, और उनकी यादाश्त के भी कमाल है कि उन्होंने ये बताया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में क्या क्या हुआ था, कैसे उनको बीज, खाद, बिजली के बिल माफ़ किए गए थे, खाद बीज मुहैया किया गया था, सूद माफ़ किया गया था, उनको दरख्त काटने की इजाज़त दी गई थी, और फिर बाकी उनके साथ किस तरह से चीज़ें उनको मुहैया की गई थी। फी घराना पैसे दिए गए थे। फिर इसी तरह से जब आलू की खरीदारी पिक का मसला हुआ था तो मोहतरमा ने आलू कहा था कि खरीदें, और जब उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, उन्होंने कहा समंदर में फेंक दे, कुछ मछलियों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। तो उसके नतीजे के तौर पर सिर्फ इतना पूछा कि किसानों के घरों में पैसे चले गए। असल इशू ये है कि एक पहला मरला है इसका रेस्क्यू का, लोगों को बचाना है।
उसमें भी गवर्नमेंट ने भी काम किया है, प्राइवेट कश्तियों ने भी किया है, वो जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए गवर्नमेंट को उसको इमीडिएटली जहाँ जहाँ पे बेड़े होते हैं दरियाओं पे, क्योंकि हर जगह पे तो पुल होता नहीं है, तो हर गांव ने तकरीबन अपना एक बेड़ा बनाया होता है जिसपे मवेशी, चारा, ट्रैक्टर, हर चीज आती जाती है। वो बहुत बड़े बड़े बेड़े होते हैं, उनको टेक ओवर करना चाहिए था, जो कि आज आ रही शिकायत आ रही है कि लोगों ने लाखों रुपए तलब किए, एक एक बंदे का लाख लाख रुपया तलब कर लिया, मांग लिया कि वो आपको रेस्क्यू करेंगे। तो बहरहाल फिर भी रेस्क्यू के मरले में खासा काम हुआ जो कि होना भी चाहिए था। दूसरा मरला है रिलीफ का, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर है रिकंस्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का, ये 3-4 मराहल हैं उसमें। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो यहाँ पे तशरीफ लाए थे कसूर, तो किसानों ने कहा था, मुतालबा किया था, हमने सबसे पहले मुतालबा किया था कि आप ये लोगों को लाइनों में लगाकर राशन देना, उनको सैलरी देना, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पहुंचा सकें। आपके पास एक बड़ा ही कमाल का मैकेनिज्म मौजूद है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, आप उसके जरिए लोगों को कैश ट्रांसफर कर दें, वो अपने खाने पीने की चीजें ले लेंगे, अपने माल के लिए, माल मवेशी के लिए वो सैलेज ले लेंगे, वंडा ले लेंगे, जो कुछ उन्हें चाहिए होगा ले लेंगे। फिर आगे आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों की फसलें कैसे बर्बाद हुई हैं, तो उसके लिए है। और चेयरमैन साहब ने उस दिन कहा था, मुतालबा किया था कि आप फ्लड इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज करें। वो कर तो दिया गया लेकिन लेट किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको पहले 72 घंटों में अपील करनी चाहिए थी, कि आप दुनिया को अपील करते, और उसका मतलब कुछ भी कुछ मिनिस्टर ने कहा जी हम क्यों करें जी, हम खुद से कर लेंगे। मसला ये नहीं है, उसको समझने में गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त, बल्कि ये शायद आपके लिए भी खबर हो कि पहले इस साल, पिछले साल पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था जो मुतासरा मुमालिक थे उनमें से, या वल्नरेबल कंट्रीज में, अब पहले नंबर पे आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एक नाकर्दा गुनाह की सजा भुगत रहा है। तो अगर जिन्होंने बर्बादी की है क्लाइमेट चेंज की या मौसमियाती तब्दीली की, वो आकर इसकी आबादी का भी हिस्सा बने, ये है अपील हमारी। हमने कोई ये नहीं कहना कि हमें कोई भीख दे दें, हमें कोई मदद दे दें, हमने अपना हक मांगना है। उसमें पहले 72 घंटे में होना था, वो नहीं हुआ। अभी तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे नहीं ट्रांसफर हुए, अभी तक बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं, लोग बर्बाद हो गए। लाखों रुपया एक एक फसल पे था, सारी फसलें तैयार थी, मूंजी तैयार थी, आपकी मक्की तैयार थी, हमारे जो एरिया की फसलें हैं, हल्दी तैयार थी, चारा तैयार था। इस वक्त हर चीज महंगी हो गई है। किसानों ने यह भी कहा कि जब हमारे पास जमीन थी तो हमारे पास गंदम थी, तो उस वक्त 2000 रुपया, 2200 रुपये मन, आज 3500, 4000 रुपये मन। जब हमारे पास मक्की थी 1600 रुपये मन, इस वक्त 3500 रुपये मन। हम किसका घर पूछे, क्यों नहीं उस वक्त सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की, और आज आप कभी बैन लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ये ना करें। तो किसानों का, आपने कहा था कि हम तो बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे जी, ये फ्री मार्केट है, अब किधर गई आपकी फ्री मार्केट? तो ये चीजें हो रही हैं, कमी नहीं है किसी चीज की, गंदम की, आटे की, किसी चीज की, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट तेजी के साथ जो आटा महंगा हो रहा है, गवर्नमेंट उसमें नाकाम दिखाई दे। सही सर, चंद साहिब कुछ नाराज हैं इसी गवर्नमेंट से, जाहिर बात है, उनका एरिया हो, आपका एरिया हो, अफेक्टेड एरिया है, लोग इस वक्त जो है वो जिसको कहते हैं रुल के रह गए हैं। लेकिन चंद साहिब की जो एक नाराजगी है, आपसे पहले हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद थी, उनके मुताबिक तो हुकूमत सब कुछ कर रही है, लेकिन चंद साहिब कहते हैं कि हुकूमत टिकटॉक ज़्यादा अच्छी बना रही है और ये इमदाद की आड़ में करप्शन कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये आपके इत्तेहादी हैं? मेरा ख्याल है आपको ना एक काम करना चाहिए, अब सब मीडिया से मैं आपके चैनल के जरिए अपील कर रहा हूँ, अब जहाँ पे पानी उतरा है ना, अब वहां पे कैमरा लेकर जाएं। सर बिल्कुल गए हैं, हमारे सारे नुमाइंदे गए हैं। नहीं, जहाँ पे पानी उतर रहा है, एक था जहाँ पे पहला मरला था, आपके सारे लोग गए, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन अब जब पानी उतर रहा है या उतर गया है जहाँ पे, वहां पे जाएं और वहां से लोगों से पूछे, हमारी छोड़ दें, मेरी या चंद साहब की या उज़मा बुखारी साहबा को, आप उनको छोड़ें, लोगों से पूछें कि आपको क्या मिला है, कुछ मिला है, नहीं मिला, वो लोग बताएंगे। मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा? तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है। मुझे आज रोते हुए एक दोस्त ने अपनी वीडियो भेजी है अपनी जमीन की, उनकी 40-45 एकड़ जमीन थी, 4 से 5 फुट रेत चढ़ गई है। अभी तो लोग जाकर देख रहे हैं कि किसकी जमीन बची है। अभी मुझे लोग बताकर गए कि उनकी जमीन जो है वो इरोड ही होगी, दरिया ले ही है। नो डाउट, ये चीजें हैं,
सर, जिनको देखने की ये तो जरूरत। ग्राउंड रियलिटीज हैं, आए दिन ऐसी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे आ रही हैं, अगर मीडिया पे, मेन मीडिया पे नहीं भी आ रही, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अब सर 11 स्पेल जो है वो भी आने वाला है। डू यू थिंक कि पंजाब हुकूमत क्या 11वें स्पेल से भी निमट पाएगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये स्पेल कोई उस किस्म का होगा जो सारी जगहों पे थी बारिश और सारी जगहों पे, ये उतना बड़ा स्पेल नहीं होगा। और ये कोई स्पाइक अगर आई भी तो थोड़ी आएगी, कोई बहुत बड़ी स्पाइक नहीं होगी या बहुत बड़ा सैलाब नहीं होगा। तो वो मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता इससे मुश्किलात जिन जिन लोगों के घरों ऑलरेडी जो घरों से बेघर हुए हैं, जिनके पास कोई छत नहीं है, सहारा नहीं है, उनके लिए मुश्किलात जरूर होंगी। मसलन ये जो टेंट है, ये इसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। यहाँ पे आकर तकसीम करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे एक बंदे का टेंट के अंदर से 11 टेंट निकल आए हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप जिस जहां पे तबाही हुई है वहां पे लोड करके वहां पे ले जाएं, लोगों को कहें कि आए जी, आप अपना निशान अंगूठा दें, अपने दस्तखत करें, शनाख्ती कार्ड नंबर दें, अगर नहीं है तो फोन नंबर ले लें। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं है। जो हकदार हैं वो हाथ नहीं फैला सकते, तो जो नहीं है वो लूट कर सामान लेकर जा रहे हैं। सही, ये चीजें। मोहतरम बिलावल भुट्टो साहिब ने भी एक मुतालबा किया है कि BISP के फंड से जो सैलाब के मुतासरीन लोग हैं इनकी मदद की जाए, लेकिन ये मुतालबा माना नहीं जा रहा, इसका क्या रीजन है? वो पहला हमारा मसला है कि आप जितने ह्यूमन हैंड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका कैमरामैन खुद आएगा तो वो पता चलेगा कि उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला। अब ह्यूमन हैंड को निकालें, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? ये 2009 में हुआ था, 8 में हुआ था जब IDPs आए थे, फिर 10 में हुआ था जब सैलाब आया था, फिर 11 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ है। जब आपके पास एक डाटा पूरा मौजूद है तो आपने सिर्फ स्कोर बढ़ाना है और लोगों की मदद हो जानी। सही सर, ये चीज फौरी तौर पर करनी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर है, 2010 की बात की, 2022 की बात की, 2025, खुदा न खास्ता 2026 इससे भी खतरनाक हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि 2026 में ऐसी सूरत हाल दोबारा ना हो और इतना जो लोगों का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, वो दोबारा ना हो? देखिए ना, 2023 को आप छोड़ के ही हैं, सतलुज वाहिद दरिया था जिसने 2023 के अंदर भी तबाही की थी, और 2023 का आप सिर्फ ऑडिट करा लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लोगों की क्या तबाही हुई थी, लोगों को मिला है, एक पाई नहीं मिली आज तक, और फिर बिल कितने बने हैं और कौन कौन कितना कितना पैसा खा गया है, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। तो आज भी हम ये कह रहे हैं कि अगले साल के लिए अभी से देखना पड़ेगा कौन से बंद तोड़ने जरूरी थे जो हेडवर्क्स को बचाने के लिए, और कौन से बंद ऐसे थे जो बचाए जा सकते थे, जो टूटे तो नहीं बचाया गया। कहाँ पे, मेरे इलाके में एक गांव है उल्ला के, जहां से इंडिया में दरिया दाखिल होता है, वहां पे पत्थर पड़ा हुआ है 1988 का, जिसे स्टोन पेच होना था, आज तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, पत्थर पड़ा हुआ है। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आपकी जमात भी सबसे पुरानी जमात है पाकिस्तान की। अगर मैं वैसे ओवरऑल एक जेनेरिक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि हमें एक माह का जो बिजली का बिल है अगस्त का, वो भी वेव ऑफ कराने के लिए IMF से रजू करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड हमारे जो स्पीकर हैं असेंबली के, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। कल जज साहिबान की तनख्वाहों के लिए भी एक लेटर आ गया जिसमें कहा गया कि उनकी वफात के बाद भी उनके घर वालों को भी जो है वो दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स दिए जाएंगे। ये किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन के? एक तरफ मुल्क जो है, मुल्क के लोग जो हैं वो गुर्बत से मर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं और लोगों की जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का सिलसिला होगा या जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये मुल्क गरीब मुल्क है या ये गरीब मुल्क सिर्फ गरीबों के लिए गरीब है? मसला गरीब मुल्क तो है हम, लेकिन सवाल है तबकात का। जब ये बजट आ रहा था तब भी ये 10% बढ़ा रहे थे, 6% बढ़ा रहे थे। पीपल्स पार्टी ने प्रेशर किया तो 10% पे आ गए। मेरी उस वक्त की आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी जिसमें मैंने कहा था कि आपने काबीना की तनख्वाह में 215% इजाफा कर लिया है, MNAs MPAs की तनख्वाह में 200% इजाफा कर लिया है, आपने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में बेतहाशा इजाफा कर लिया, जजेस की तनख्वाह में। मैंने उस वक्त कहा था, मेरा ख्याल है इस मुल्क के ना मेहनत कशों को इकट्ठे होकर हजारों लोगों को साइन करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि जनाबे वाला आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, जो तनख्वाहें और जो पेंशन आपके अपने लिए हैं वो हमारे लिए मुकर्रर कर दें, मसला हल हो जाएगा। मसले फ़लस्तीन का हर मुमकिन हल अक्सर इसराइल की बर्बरियत की नज़र हो जाता है।
حال ہی میں جاری مذاکرات کے دوران اسرائیل کا قطر پر حملہ ایک بار پھر امن کی کوششوں کو پاش کر چکا ہے۔ دنیا اس مسئلے کا 2 ریاستی حل چاہتی ہے تو اسرائیل اور امریکہ اس پر بھی مخالفت کر دیتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے اقوام متحدہ میں ریسنٹلی ایک قرارداد پیش کی گئی جس کے حق میں 142 ووٹ پڑے جبکہ صرف 10 ووٹ اس کے خلاف پڑے۔ قرارداد کی مخالفت کرنے والوں میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل تھے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس مسئلے کے حل کے لیے سیریس ہی نہیں۔ اس مسئلے کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اس پر اور پاکستان کے دفاعی اور خارجی امور پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ملیحہ لودھی۔ بہت شکریہ میم پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ میم، یہ جو مسئلہ فلسطین تھا اس کے لیے جاری مذاکرات تھے اور اس کے دوران ہی قطر پر حملہ کر دیا اسرائیل نے۔ اسرائیل کیا پیغام دینا چاہتا تھا؟ پہلے تو صرف یو ایس اے بلی تھا، اب کیا اسرائیل بھی مسلم ممالک کو بلی کرے گا؟ میرا خیال ہے پچھلے ایک ہفتے میں اسرائیل نے 6 ملکوں پہ حملہ کیا ہے، جس میں قطر بھی شامل ہے، فلسطینی ریاست بھی شامل ہے، سیریا، یمن، ٹونیسیا، لیبنان۔ تو اسرائیل نے تو جس طرح سے اپنی اگریشن کی ہے خطے میں، اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ امن بالکل نہیں چاہتا اور وہ ایک طرح سے اپنی ول امپوز کرنا چاہ رہا ہے سب پہ، خاص طور پہ ظاہر ہے فلسطینیوں پہ۔ وہاں پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو غازہ شہر ہے اس کو فلسطینیوں کو کہا ہے کہ آپ خالی کر دیں۔ تو ان کے عزائم تو ساری دنیا کے سامنے ہیں، جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ، خون خرابہ۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک ملک روک سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا پچھلے 2 سال سے، آخر یہ جنگ غزہ میں 2 سال سے ہو رہی ہے، کہ ان 2 سالوں میں امریکہ تو رکاوٹ بنا رہا سیز فائر کے لیے۔ اس نے تو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کیا جب قرارداد آئی سیز فائر کے لیے۔ بالکل۔ تو میم، ابھی از اٹ پاسبل کہ اب جس طرح سے یہ ٹرمپ صاحب نے فرمایا کہ جی ان کو تو پتہ ہی لگا کوئی 10 منٹ پہلے، از اٹ پاسبل کہ قطر میں جب حملہ ہوا تو اس وقت جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ سارے کا سارا یو ایس ملٹری آپریٹ کر رہی تھی؟ سو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ جب یہ سارے میزائلز آ رہے تھے یہ انٹرسیپٹ بھی نہیں ہو سکے، یہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکے؟ از اٹ پاسبل کہ جو ٹیکنالوجی، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہے یو ایس اے کا، وہ وہی آپریٹ کر رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا؟ یہ تو میرے لیے یعنی کہ میری سارٹ آف امیجنیشن سے اور میری یعنی کہ آئی کانٹ بلیو کہ امریکہ کو پہلے سے نہیں پتا تھا۔ جب اتنا بڑا یعنی کہ سب سے بڑا فوجی اڈا جو ہے امریکہ کا وہ دوحہ میں ہے اور اسرائیل دوحہ کو اسٹرائک کر رہا ہے، ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے اطلاع نہ دی ہو؟ اس میں ایئر ڈیفنس کی بات نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کچھ نہیں کر پایا یا کرنا نہیں چاہتا تھا؟ صحیح۔ تو میم، اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت اگر میں مسلم ممالک کی بات کروں کہ سعودی عربیہ ہو گیا، عراق ہو گیا، سیریا ہو گیا، جب ان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی کیا ان کو بھی نہیں معلوم ہوا؟ اور اگر 2000 کلومیٹر چل کے آئے وہ جیٹس، وہ واپس بھی گئے، ری فیولنگ بھی انہوں نے کرائی۔ ری فیولنگ میں کہا جاتا ہے کہ یو ایس اے اور برٹین کی ٹیکنالوجیز جو ہیں، اور بلکہ یہیں سے قطر سے ہی وہ جہاز اڑ کے گئے جنہوں نے ان کی ری فیولنگ کی، تو واپسی میں جاتے ہوئے بھی انہیں کسی نے انٹرسیپٹ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ آئے، اٹیک کیا، ری فیولنگ کرائی اور آرام سے چلے گئے۔ تو پھر انوالومنٹ تو سب کی ہوئی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے عرب ممالک جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ کسی طرح سے ملوث تھے اس میں، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مذمت ہوئی ہے اسرائیل کے جو اٹیک ہے قطر پہ، نہ صرف عرب دنیا سے اور مسلمان دنیا سے بلکہ پوری دنیا سے اس کی مذمت ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جو UN سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی اس کو 15 کے 15 ممبرز جو ہیں انہوں نے بھی مذمت کی، جس میں امریکہ شامل تھا۔ لیکن میرا خیال ہے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اٹیک سے جو چیز سامنے آئی ہے اور جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک جو کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے امریکہ پہ ریلائی کرتے ہیں، یعنی کہ امریکہ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ان عرب ملکوں کے لیے، تو کیا اب ان عرب ملکوں کو اعتماد رہے گا امریکہ پہ؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکن کریڈیبلٹی بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے، اس کو بہت دھچکا ملا ہے، اٹس اے بگ سیٹ بیک۔ اور ابھی بھی سوال جو ہے
وہ اٹھ رہے ہیں. صحیح میم، اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ غزہ میں اور قطر میں کیا فرق رہ گیا؟ غزہ کے پاس سیکیورٹی تھی نہیں، قطر کی سیکیورٹی جو تھی وہ امریکہ نے اپنے انڈر کنٹرول لی ہوئی تھی، تو دونوں اس وقت بغیر سیکیورٹی کے ہی ہوئے. دیکھیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے یا فلسطینی جو ہے وہ امریکہ کے ایلائی نہیں ہے، قطر امریکہ کا ایلائی ہے. تو قطر پہ حملہ ہونا بہت مختلف چیز ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو وہاں جس طرح سے اسرائیل بربریت کر رہا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک ایلائی پہ اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے جو کہ امریکہ کا ایلائی ہے، تو امریکہ کی پھر کیا کریڈیبلٹی اور پوزیشن رہ جاتی ہے؟ ٹرو. تو میم اب کیا یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ اب کوئی سٹرائکس کریں گے، کوئی سینکشنز لگائیں گے، کوئی تجارت بند ہوگی، یا صرف لپ سروس کی حد تک ہی ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب تو ہمیں کل ہی ملے گا، اگلے 1-2 دنوں میں ملے گا. جب تک یہ اسلامک ملکوں کی سمٹ اور عرب ملکوں کی سمٹ نہیں ہوتی جو کہ کل اسکیجولڈ ہے، تو ہمیں معلوم نہیں کہ کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہماری توقع تو یہی ہے، میں سمجھتی ہوں مسلم امہ کی بھی توقع یہ ہے کہ اس میٹنگ میں صرف مذمت نہ ہو، صرف سٹیٹمنٹس نہ ہو، بلکہ کوئی عملی ایکشنیبل اسٹیپس لیے جائیں جس سے کہ واقعی پریشر ماؤنٹ کیا جائے اسرائیل پہ بھی اور امریکہ پہ بھی. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹریڈ پہ، تجارت پہ کوئی ریسٹرکشنز لگائیں گے. پھر یہ کہ 1-2 ملک تو ابھی بھی انہوں نے، عرب ملکوں نے اپنے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ اسرائیل سے نہیں سسپینڈ کیے، نہیں توڑے. بالکل. تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بہت شکریہ میم پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.